हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं डबली रेनफोर्स सेक्शन। सिंगली रेनफोर्स सेक्शन के पूरे कॉन्सेप्ट समझ गए हम लोग। आईएस कोड का स्पेसिफिकेशंस एटलीस्ट 18-20 पॉइंट्स हम लोग समझ गए। इसको हम लोग पार्ट 1 बोले। अभी के लिए इतना काफ़ी था। अब आगे हम लोग डबली रेनफोर्स, शियर, बॉन्ड, टॉर्जन ये सब डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आपको पार्ट 2 ले आएंगे। फिर उनसे रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट आईएस कोड डिस्कशन करता है वो आपको समझा देंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आपके डिस्कस हो गए, सिंगली रेनफोर्स के एनालिसिस के डिस्कस हो गए, डिज़ाइन के डिस्कस हो गए। आपको इन जनरल सारा कॉन्सेप्ट हो गया। चाहे आप एसएससी मेंस के लिए पढ़ेंगे तो भी हम आपको टोटल चीज़ करा चुके हैं। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को भी हम टोटल कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए भी जो की पॉइंट्स है वो आपका तैयार हो ही रहा है। साथ साथ जो आप सुन रहे हैं मेरे मुँह से या जो आप नोट्स देख रहे हैं, ये सारे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएंगे। शॉर्ट के अगर आपको तैयारी करनी हो तो। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है कि पहले आप एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे, तो आपको ये पूरा लेक्चर सीरीज आपको पहले पूरा देख लेना है। उसके बाद आपको फिर अपने अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाना है पॉइंट्स को। अगर मेरा डेरिवेशन नहीं नोट डाउन करना है तो सिर्फ उसका फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि पढ़े हुए रहेंगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है। अब डबली रेनफोर्स सेक्शन और सिंगली रेनफोर्स सेक्शन क्या हुआ? सिंगली रेनफोर्स सेक्शन हम आपको समझा दिए थे कि आपका कोई एक बीम सेक्शन है, इस तरह का चल रहा था, और इस बीम में आपको सिर्फ और सिर्फ बॉटम में रेनफोर्समेंट दे करके उसको सिंगली रेनफोर्स्ड आप बनाए। ठीक है। सिंगली रेनफोर्स्ड आप बनाए तो आप अपने बीम का बिहेवियर चेक किए कि आपका बीम में अगर सिर्फ कंक्रीट आ रहा था पहले, तो उसमें टेंशन लोड, आपका टेंशन फोर्स लेने की कैपेसिटी नहीं थी। उसके बाद आप उसको क्या किए कि बॉटम में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिए, और रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करके आप देखें कि इसमें जब हम आरसीसी बना देते हैं इसको, तो आरसीसी बनाने का मतलब है कि आप इसमें प्रोवाइड किए आप टेंशन साइड में रेनफोर्समेंट, और जब टेंशन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए तो उसके वजह से पूरे में क्या क्या इम्पैक्ट आया, उस इम्पैक्ट को आप स्टडी करने लगे। तो अभी तक हम लोग इम्पैक्ट का स्टडी किए जब हम लोग नीचे रेनफोर्समेंट देते हैं। ठीक है। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा कि जब हम लोग ऊपर भी रेनफोर्समेंट देते हैं, और ऊपर जो रेनफोर्समेंट देते हैं तो ये रेनफोर्समेंट किस में आ जाता है? ये आ जाता है कंप्रेशन जोन में। क्योंकि ऊपर तो आपका बीम, अगर ऊपर से लोड पड़ रहा तो बीम नीचे बेंड करेगा, तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर कंप्रेशन, नीचे टेंशन है। ये सब हम लोगों को पता था। इस स्टील को, ये जो हम लोग ऊपर लगाते हैं, इसको हम लोग अब डिनोट करके दिखाएंगे ASC से। इसको हम लोग किससे दिखाए थे? AST से। तो नाम का डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि AST और ASC क्यों बोले, क्योंकि दोनों AS है, एरिया ऑफ स्टील है, लेकिन ये कंप्रेशन साइड में रेनफोर्समेंट है, ये टेंशन साइड में रेनफोर्समेंट है। दोनों का बिहेवियर अलग अलग होगा। ठीक है। अब हम लोग जब इस बीम के इफेक्टिव डेप्थ की बात करेंगे तो इसका इफेक्टिव डेप्थ कहाँ तक होगा? ये आपका सेंटर ऑफ द टेंशन रेनफोर्समेंट है, यहाँ से लेकर के ये आपका इफेक्टिव डेप्थ कहलाएगा। अब आपके पूरे कैलकुलेशन में सिर्फ यही काम आने वाला है। ठीक है। क्योंकि हम लोग ओवरऑल डेप्थ की तो बात करते ही नहीं है, तो हम लोग इसी लाइन को आगे एक्सटेंड किए थे। सिंगली रेनफोर्स का भी जब आपको एनालिसिस करवाए थे तो हम इसी लाइन को आगे किए थे। ठीक है। अब जब आप टॉप का रेनफोर्समेंट देते हैं तो टॉप के रेनफोर्समेंट को भी तो आप थोड़ा सा ऊपर से कंक्रीट को आप रेनफोर्समेंट को कवर देंगे, ताकि रेनफोर्समेंट टॉप से भी इन्वायरमेंटल कोई एक्सपोजर में ना आ जाए। तो ऊपर से जो आप ये कवर देंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट तक अगर हम लोग इसको बात करें, तो इस वाले डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे अब D'। ठीक है। ये D' जो होगा ये आपका टॉप का कवर होगा, और ये आपका जो है इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक को हम लोग बोलते थे DC। ये आपका इफेक्टिव कवर जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं DC। ये इफेक्टिव कवर है, ये इफेक्टिव कवर नहीं है। इसको हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट का टॉप से कितना हाइट है। तो हाइट ऑफ टॉप सेंटर ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट फ्रॉम द कंप्रेशन एज, इस वाले एज को हम लोग कहते हैं कंप्रेशन एज। क्योंकि कंप्रेशन जोन का ये जो आपका जोन है C और ये जो जोन है T, तो ये कंक्रीट जो है टॉप सरफेस, ये कंप्रेशन एज है आपका, कंप्रेशन वाले साइड का सबसे टॉप का एज है। यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन आता है, यहाँ पे स्टील के लेवल पे मैक्सिमम टेंशन आता है। इसको हम लोग बोलते हैं टेंशन एज हम लोगों का। ठीक है। अब इसका जो एनालिसिस होगा, इसके एनालिसिस में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जो आप सिंगली रेनफोर्स का एनालिसिस पढ़े थे उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसके वाले में भी। इसका भी इसी तरह से स्टोरी चलता रहेगा।
ये आपका मैक्सिमम वाला जो वैल्यू है, क्योंकि ये कंप्रेशन में मैक्सिमम कितना जा सकता है, कंक्रीट की बात हो रही है तो कंक्रीट कितना जाएगा 0.0035 स्ट्रेन जाएगा, ये कितना जाएगा 0.002 प्लस 0.87 FY बाई ES, इसको हम बोले स्ट्रेन डायग्राम। उसके बाद आपका बनेगा स्ट्रेस डायग्राम, सेम इसी कहानी से बनेगा। ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कुछ स्ट्रेस आएगा जो थोड़ी दूर तक रेक्टेंगुलर रहेगा, और उसके बाद ये आपका पैराबोलिक ले लेगा। ठीक है, ये हम लोगों का आएगा। और यहाँ पे आपका इस तरफ ये अगर हम लोगों का अंदर जाएगा तो ये हम लोगों का यहाँ से बाहर एक हम लोगों का रेनफोर्समेंट का टेंसाइल फोर्स जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का T। यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का एक फोर्स इस तरह से जो हम लोग अब तक निकाल चुके हैं, ये हो जाएगा C। अब ये T का वैल्यू कितना होगा 0.87 FY AST। अब सिंगली रेनफोर्स के केस में ये होता था 0.36 FCK DXU, और इसका जो ये हाइट होता था, इसको हम दूसरे कलर से बना देते हैं इस हाइट को, ये होता था आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम लोग बोलते थे ये था आपका 0.42 XU, इसको यहाँ बता देते हैं, ये है 0.42 XU, और ये वाला जो आपका हाइट था ये हो जाएगा D माइनस 0.42 XU। अब ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं, ये आपका रिपीटेशन है सिंगली रेनफोर्स्ड का, और अभी इसी से हम लोग डबली रेनफोर्स्ड का न्यूमेरिकल का फॉर्मूला डेरिवेशन एक तरह से हम लोग कर लेंगे। ये स्ट्रेन डायग्राम था, ये हम लोगों का स्ट्रेस डायग्राम है। आपको अगर बोलता है एनालिसिस ऑफ डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन, इसको हम लोग हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस ऑफ डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, एनालिसिस करने का मतलब है कि हम लोग कुछ रिजल्ट्स निकालना चाह रहे हैं कि अब जब टॉप में स्टील दिए हम लोग तो हम लोगों का क्या क्या चेंजेस होगा उसमें। ठीक है, ये हम लोगों को निकालना है, और ये निकाल लेंगे तो डबली रेनफोर्स हो जाएगा। तो ये हम लोगों का सिंगली रेनफोर्स का स्टोरी था, और ये हम लोगों का सिंगली रेनफोर्स का ही हम लोगों का उसका स्टोरी था। अब इसमें चेंज क्या आया, चेंज आया कि यहाँ पे आप सिर्फ पूरे सिंगली रेनफोर्स की तरह से देखिए तो सिर्फ यहाँ पे आप एक रेनफोर्समेंट दिए, यहाँ पे जो आप रेनफोर्समेंट दिए इस रेनफोर्समेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक स्ट्रेन आएगा इसी लेवल पे, क्योंकि टॉप लेवल पे तो स्ट्रेन कितना है 0.0035। ये स्ट्रेन डायग्राम कहाँ का है, ये इसी बीम का तो है ना। इसको आप चाहें तो इस बीम के अंदर में ऐसे करके बना सकते हैं, हम आपको बना देते हैं, बाद में इरेज कर देंगे। ये हम लोगों का इस तरह से ही तो स्ट्रेन डायग्राम बन रहा है ना, ये बीम में ही आपका स्ट्रेन आ रहा है। तो टॉप लेवल पे आपका स्ट्रेन इतना है, रेनफोर्समेंट के लेवल पे क्या होगा, कुछ इतना होगा, हम लोगों को वो फाइंड आउट करना है। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। और स्ट्रेन कहाँ पे, स्टील में, स्टील का ही तो स्ट्रेन जानना है ना हम लोगों को। कंक्रीट का तो स्ट्रेन हम लोगों को पता ही है कि 0.0035, और ये लीनियर वेरी कर रहा है। लीनियर कैसे पता वेरी कर रहा है, क्योंकि हम लोगों को पता है, हम लोग स्ट्रेन डायग्राम देखे हैं, हम लोगों को पता है वहाँ पे कि स्ट्रेन हम लोगों का लीनियर ही वेरी करने वाला है। ठीक है, हम लोग इंटरेस्टेड है कि ये जो हम 3 स्टील दिए हैं, हम आपको बोले कि इन तीनों स्टील का बिहेवियर इन तीनों स्टील से डिफरेंट होगा। इसका मतलब है इसका जो स्ट्रेन आ रहा है इसका वो स्ट्रेन नहीं होगा। ये जो 0.002 प्लस 0.87 FY/ES आ रहा है, ये क्योंकि टेंशन जोन में था, तो टेंशन जोन में था तो कॉन्क्रीट कुछ है नहीं, तो हम इसको स्टील वाले डायग्राम से उठा के ले आए। इस वाले को हम नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉन्क्रीट के साथ है और ये कॉम्प्रेशन जोन में है। तो कॉम्प्रेशन जोन में है तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रेन डायग्राम में से स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, स्टील का हमको जानना है, और कॉम्प्रेशन जोन में ये आपका स्टील है, तो कॉम्प्रेशन जोन के स्टील का जो स्ट्रेन जानेंगे उसको हम लोग बोलेंगे एप्सिलॉन SC। ठीक है, अब ये एप्सिलॉन SC हम लोगों को एक निकालना है इस पूरे डबली रेनफोर्स में। दूसरा हम लोगों को जानना है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हम लोगों का एक स्ट्रेस का वैल्यू आएगा यहाँ पे। अब ये डायग्राम अगर आप देखेंगे तो ये कंक्रीट का स्ट्रेस का डायग्राम है ना, ये पैराबोलिक होकर के सीधा हो जाना और यहाँ पे 0.446
FCK आना, ये तो कंक्रीट का है। ये जो आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए हैं, इस रेनफोर्समेंट में भी कुछ स्ट्रेस आएगा, और स्ट्रेस को हम लोग RCC में किससे डिनोट कर रहे हैं? F से डिनोट कर रहे हैं। सिग्मा से तो वर्किंग स्ट्रेस में करते थे, तो हम लोग F वर्ड लेकर के आए, FY हो गया, FCK हो गया। तो हम लोगों को ये वाला जानना है कि स्ट्रेस कितना आ रहा है हम लोगों का, किस में आ रहा है? स्टील में। कौन सा स्टील है? कंप्रेशन जोन का। तो FSC और एप्सिलॉन SC, ये दो वर्ड हम लोगों के पास आ गया। ये दो वर्ड अगर हम लोग निकाल लिए तब जाकर के ये डायग्राम हो जाएगा डबली रेनफोर्स्ड का, ये स्ट्रेन डायग्राम हो जाएगा डबली रेनफोर्स्ड का। ठीक है, अब ये एप्सिलॉन SC कहाँ पे आ रहा है? स्टील पे आ रहा है। स्टील कहाँ आ रहा है? टॉप से D' डिस्टेंस पे आ रहा है। तो इस वाले का हाइट भी आप कह सकते हैं कि टॉप से आपका ये D' डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपको टर्म्स जो हैं ये सारे इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि आपको ध्यान रखना है, ये आगे आपके काम आएंगे। ये हो जाएगा आपका D'। अब हम लोगों को पता है कि कंप्रेशन जोन अगर हम लोग सिंगली रेनफोर्स करेंगे, फ्रॉम सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, हम लोगों को पता है कि हम लोगों का जो कंप्रेशन का वैल्यू था ये था हम लोगों का 0.36 FCK BXU। ठीक है, अब इससे भी पहले आपको एक स्टोरी अब और समझा देते हैं, इससे पहले कि हम आगे बढ़े। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में 0.36 FCK BXU आपको C मिला था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इस केस में आपको एक दूसरा एक स्टोरी समझा देते हैं क्योंकि वो अभी आपको आगे काम आएगा। ये हम लोगों का सिंगली रेनफोर्स्ड बीम था। सिंगली रेनफोर्स्ड में हम लोग क्या किए? बॉटम में हम लोग यहाँ पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए। अब क्या होता है कि सिंगली रेनफोर्स्ड जब हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे तो हम लोगों को डबली रेनफोर्स्ड प्रोवाइड करने की ज़रूरत क्या पड़ी? हम लोग क्यों टॉप में रेनफोर्समेंट दे रहे हैं? हम लोग सिर्फ सिंगली रेनफोर्स्ड ही बना करके जो भी हम लोगों का डेप्थ निकला, जो भी हम लोगों का साइज़ निकला, जो रेनफोर्समेंट आया, हम वो क्यों नहीं प्रोवाइड कर देते हैं? अब प्रॉब्लम ये आता है कि जब सिंगली रेनफोर्स हम लोग करते हैं तो हम लोग ऊपर में कोई रेनफोर्समेंट का हेल्प नहीं लिए, हम लोग सिर्फ नीचे में रेनफोर्समेंट का हेल्प लिए और ऊपर पूरा कंक्रीट का हेल्प लिए। इसमें जो हम लोगों का D रिक्वायर्ड निकल करके आता है, डेप्थ रिक्वायर्ड इन सिंगली रेनफोर्स्ड इज मच मोर, बहुत ज़्यादा निकल करके आता है। जब आप कैलकुलेट करेंगे, अगर आप न्यूमेरिकल में कैलकुलेट किए थे ना, तो अभी आप देख रहे होंगे कि एक पार्टिकुलर लोड के लिए आपका सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में जो डेप्थ है वो अगर 700 आया है, तो जब आप डबली रेनफोर्स करेंगे और उसी पार्टिकुलर लोड के लिए करेंगे तो वो आपका 550 500 रिक्वायर्ड आ जाएगा। अब क्या होता है कि जब आप एक बिल्डिंग का डिज़ाइन कर रहे हैं तो आर्किटेक्ट ड्राइंग बनाता है। आर्किटेक्ट ने डिसाइड किया कि यहाँ पे इस तरह से एक बीम आ जाएगा, यहाँ पे नीचे हम वॉल नहीं देंगे, ये हॉल रहेगा पूरा, और यहाँ पे मेरा नीचे एक फ्लोर चल रहा होगा। ये इस तरह से आर्किटेक्ट ने कुछ डिसाइड किया कि यहाँ पे मेरा इस तरह से हम पर्सन्स को घूमने का जगह देंगे और ये पूरा मेरा हॉल रहेगा। अब ये फ्लोर हाइट आर्किटेक्ट ने डिसाइड किया, या जनरल भी हम लोग जानते हैं कि ये हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 3.3 मीटर लेते हैं, या नहीं तो इन जनरल 3 मीटर ही चलता है। आप 3.3 मीटर ही मान लीजिए। ठीक है, अब क्योंकि हॉल को अगर बड़ा दिखाना होता है तो फ्लोर का हाइट थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। अगर आप फ्लोर का हाइट कम देंगे तो वो हॉल बहुत छोटा दिखता है, चाहे आप कितना बड़ा भी उसको एरिया दे देंगे ना, लेकिन हाइट कम होने की वजह से वो बहुत दूर तक विजिबिलिटी नहीं आता है और वो एक फील आता है उसमें कि ये कॉम्पैक्टेड है, बहुत छोटा सा हॉल है। ठीक है, तो आर्किटेक्ट चाहता है कि ये जो क्लियरेंस है 3.3 मीटर, ये ज़्यादा से ज़्यादा रहे उसके पास। तो अगर आप एक सिंगली रेनफोर्स्ड बीम डिज़ाइन किए और आप डिसाइड किए कि ये हम लोगों का 900 mm आया, तो 900 mm माइनस कर दीजिए तो यहाँ रिमेनिंग कितना आ गया? यहाँ बचा 2.4 मीटर। 2.4 मीटर क्या? 2.1 मीटर पे तो हम लोगों का डोर हाइट होता है, उसके ऊपर अगर आप वेंटिलेशन ही दे देते हैं तो वो 2.4 मीटर हो जाता है। 8 फीट के आसपास हम लोग अपना डोर के ऊपर भी अगर वेंटिलेशन प्रोवाइडेड है तो हम लोगों का वो अप्रॉक्सीमेटली 8 फीट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये हाइट आपको यहाँ पे कुछ कम बचा। आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपको यहाँ मतलब आप यहाँ इस वाले लेवल पे है, यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इस तरह से आपका एक फ़ैन चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे विजिबिलिटी ज़्यादा है, सडनली आपको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा डेप्थ का एक बीम दिया हुआ है, तो उस पार का जो जोन होगा वो आपको अजीब सा दिखेगा। फिर यहाँ पे जो फ़ैन है इसका हवा आपको यहाँ तक ही आपको जाएगा, उसके आगे जाएगा नहीं, विजिबिलिटी आपका ख़राब हो जाएगा, आपके रूम का लुक ख़राब हो जाएगा।
आर्किटेक्ट क्या कहता है कि ये 900 का बीम नहीं प्रोवाइड कर सकता है, वो आपको लिमिट बता देता है कि मैक्सिमम 600 ही प्रोवाइड करना है। अब इंजीनियर को बता दो कि 600 का बीम चाहिए, चाहे वो जैसे करे। तो अब इंजीनियर 900 का प्रोवाइड नहीं कर सकता है, और लोड भी रिड्यूस कर नहीं सकते हैं आप, क्योंकि लोड तो फाइनल हो गया ना बिल्डिंग में। तो अब जब आप लोड रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, आर्किटेक्ट आपको साइज नहीं बढ़ाने दे रहा है, तो आप कैसे अपने बीम को आप सेफ बनाएंगे? आपका काम होता है सेफ बनाना, आर्किटेक्ट का काम होता है कि कहाँ पे अच्छा दिखेगा, कहाँ पे ख़राब दिखेगा, ये डिसाइड करना। तो आर्किटेक्ट ने डिसाइड किया और उसने बता दिया आपको कि 600 mm का बीम प्रोवाइड करो। इंजीनियर्स से उनको भी बातचीत होती है, उनको पता है कि 600 mm का बीम दिया जा सकता है। अब वो क्लाइंट को भी कन्विंस कर दिया कि जो बिल्डिंग बनाने वाला है, जो मालिक है, वो भी कन्विंस्ड है उससे कि हाँ 600 mm से ज़्यादा का बीम नहीं प्रोवाइड करेंगे। अब जब क्लाइंट रेडी है, और हम इंजीनियर्स क्या करते हैं, हम लोग किसी के लिए काम करते हैं, कोई बिल्डिंग बनाएगा तभी तो हम लोग डिज़ाइन करेंगे या कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो बिल्डिंग बनाने वाला आदमी को अगर हम बोलेंगे कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, वो कोई दूसरा इंजीनियर हायर करेगा। ठीक है, ये हो गया एक चीज़, ये तो प्रैक्टिकल बात हो गया। जब हम लोगों को जब पहली बार ऐसा प्रॉब्लम आया होगा कि जब किसी ने कह दिया कि इतना ज़्यादा का बीम नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, छोटा बीम प्रोवाइड करना होगा, तो इंजीनियर्स ने रिसर्च क्या किया, सोचा उन्होंने कि चलो एक दूसरा मेथड निकालते हैं। दूसरा मेथड क्या निकालते हैं कि ये रेनफोर्समेंट, ये तो टेंसाइल जोन में थे, हम लोग क्या करते हैं इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो रेनफोर्समेंट क्या होगा कि हम लोग रेनफोर्समेंट को इंक्रीज़ करना शुरू किए। अब रेनफोर्समेंट इंक्रीज़ किए, मान लीजिए बीम का साइज़ को रिड्यूस करने के लिए रेनफोर्समेंट इंक्रीज़ किए, यहाँ पे आपका न्यूट्रल एक्सिस चल रहा है। अब ये रेनफोर्समेंट आपको इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड आया कि आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते करते कॉम्प्रेशन जोन में चले आए। तो जब कॉम्प्रेशन जोन में चले आए तो फिर उनको लगा कि ये रेनफोर्समेंट तो अब अलग बिहेव कर रहा है और ये नॉन रेनफोर्समेंट अलग बिहेव कर रहे हैं। तो फिर उन लोगों को दूसरा आइडिया आया, फिर उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, यहाँ पे जैसे 3 रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड पहले दे रहे थे सिंगली में, चलो यहाँ थोड़ा बढ़ा देते हैं, 5 कर देते हैं, और जितना हम यहाँ बढ़ा रहे हैं उतना ही रेनफोर्समेंट अगर हम यहाँ भी प्रोवाइड कर दें तो मेरा ये 2 रेनफोर्समेंट ऐड किए तो ऊपर भी 2 रेनफोर्समेंट आ जाएगा, तो मेरा ये CG भी मेंटेन रहेगा, मेरा पूरे न्यूमेरिकल में कोई चेंजेस वगैरह ज़्यादा नहीं आएगा। और मेरा क्योंकि ये रेनफोर्समेंट की वजह से भी क्या होगा, अब ये कॉम्प्रेशन साइड में है, तो कॉम्प्रेशन वाले जो C फोर्स आप निकालते थे, जो हम लोगों का 0.36 FCK BXU आता था, ये इसको कंट्रोल करेगा, ये 2 रेनफोर्समेंट। और ये जो 5 रेनफोर्समेंट है ये T को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि 0.87 FY के बाद यहाँ पे AST आएगा, ये इसको कंट्रोल करेंगे। तो ये सिंगली रेनफोर्स के लिए था। उन्होंने क्या किया, 2 रेनफोर्समेंट ऐड किया और उम्मीद किया कि ये इसको कुछ क्या करेगा, इन्हेंस कर देगा। जब ये इन्हेंस कर देगा तो हम लोगों का अल्टीमेटली डी रिक्वायर्ड जो है वो हम लोगों का कम आ जाएगा। अब इसी चीज़ को हम लोग अभी एनालिसिस में कर रहे थे, लेकिन आपको पहले ये स्टोरी समझा दी है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि चलो 2 रेनफोर्समेंट एक्स्ट्रा ऐड कर दो और 2 रेनफोर्समेंट इसी की वजह से ऊपर भी आपका एक्स्ट्रा ऐड कर दो। तो इसको हम यहाँ से अब इरेज करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हमको एक डायग्राम बनाना है। ये हम लोगों का सिंगली रेनफोर्स सेक्शन था, इसको हम नाम दे देते हैं, ये है आपका सेक्शन नंबर 1। इसका नाम क्या है, सिंगली रेनफोर्स्ड। इसके बाद हम लोग क्या किए कि इसी में हम लोग रेनफोर्समेंट को ऐड किए। तो रेनफोर्समेंट को ऐड किए तो हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं और यहाँ पे एक इमेजिनरी सेक्शन बना देते हैं। आप इस तरह से समझिए कि अगर आप ये बनाना चाह रहे हैं, डबली रेनफोर्स्ड बीम का अगर आप सेक्शन बनाना चाह रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा बनाएंगे कि ये आपका बीम हो गया, बॉटम में आप यहाँ पे 3 स्टील, और अभी हम डिसाइड किए थे कि 2 स्टील और बढ़ाएंगे, तो आप ये बनाने वाले हैं फाइनली, ये 3 स्टील प्लस ये 2 स्टील, और इसके वजह से ही आप ऊपर में भी 2 स्टील आप और प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 3, इसको हम लोग बोले डबली रेनफोर्स्ड। ठीक है, इसको आप कैसे बनाएं, इसको आप बनाएं कि ये सिंगली रेनफोर्स 3 रेनफोर्समेंट प्लस कंक्रीट, ये एक चीज़ था। इसमें आप कंक्रीट ऐड नहीं किए क्योंकि कंक्रीट का साइज़ देखिए एक ही है, मतलब इसी बीम में आप ये बना रहे हैं। तो इसमें हम क्या किए कि हम एक इमेजिनरी वो कर दिए कि हम लोग यहाँ पे 2 रेनफोर्समेंट हम लोग इसमें प्रोवाइड किए थे टेंशन जोन में, जो आपको यहाँ पे दिख रहा था। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो इसको हम थोड़ा ऊपर बना देते हैं। हम यहाँ 2 रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए और ऊपर भी हम 2 रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिए। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कंक्रीट प्लस नो कंक्रीट, मतलब ये तो हम डॉटेड में बनाया ना, मतलब कंक्रीट इमेजिनरी मेरा है, तो इसको आप वैल्यू ले लीजिए कंक्रीट का, ये कितना है B/D प्लस इसमें कंक्रीट कितना है 0, तो यहाँ फाइनली क्या मिला हम लोगों को B/D मिला।
इसमें रेनफोर्समेंट कितना है बॉटम में 3, इसमें कितना है बॉटम में 2, टोटल रेनफोर्समेंट कितना मिल गया 5। इसमें रेनफोर्समेंट 0, इसमें रेनफोर्समेंट 2, टोटल कितना मिल गया 2। तो हम लोग एक सिंगली रेनफोर्स प्लस इमेजिनरी सेक्शन को ऐड करके हम लोग एक डबली रेनफोर्स सेक्शन बनाए। तो ये हम लोगों का हो गया सेक्शन नंबर 2, ये हो गया इमेजिनरी सेक्शन, इमेजिनरी सेक्शन। तो सिंगली रेनफोर्स प्लस इमेजिनरी प्लस हम लोग इज इक्वल टू हम लोगों का डबली रेनफोर्स सेक्शन बना। तो ये डबली रेनफोर्स सेक्शन में हम लोग क्या किए, सिंगली रेनफोर्स का जो कॉन्सेप्ट था वो प्लस उसमें एक्स्ट्रा हम लोगों का कुछ आया। तो सिंगली रेनफोर्स का हम लोगों का जो एनालिसिस था वो प्लस हम लोग जो जो चीज़ एक्स्ट्रा किए, क्या क्या एक्स्ट्रा किए, बॉटम में स्टील एक्स्ट्रा जोड़े, अभी उसकी बात करेंगे। टॉप में स्टील हम लोग एक्स्ट्रा जोड़े, उसकी बात हम आपको कर ही रहे थे कि एप्सिलॉन एससी हम लोग देंगे और एप्सिलॉन एससी हम लोग निकालेंगे कि स्टील में स्ट्रेन कितना है, स्ट्रेस कितना है। क्योंकि ये दोनों चीज़ अब क्या करेगा, ये जो स्टील का आपका प्रॉपर्टीज़ है ये आपको अब हेल्प करने वाला है ना मेरे इस सेक्शन का साइज़ को रिड्यूस करने में। जो सिंगली रेनफोर्स में 900 आ रहा था, इस वाले में हमको उसको रिड्यूस करना है। या नहीं तो अगर हम इसको सेम साइज़ ही रखने वाले हैं तो जो पहले ये बी इंटू डी वाला जो है ये अगर 450 किलो न्यूटन का लोड उठा रहा था, अब यही बी इंटू डी हमको 700 किलो न्यूटन का लोड उठाएगा। तो कल को जहाँ पे हमको 700 किलो न्यूटन वाला लोड होगा हम वहाँ भी यही साइज़ प्रोवाइड कर देंगे, और जहाँ पे 450 है वहाँ पे हम लोग ऐसा ही सेक्शन को छोटा कर देंगे। तो आर्किटेक्ट भी खुश हो जाएगा, क्लाइंट भी खुश हो जाएगा, और हम लोग एक ही डेप्थ में ज़्यादा लोड बियर कर सके। इसका मतलब है कि ये दोनों रेनफोर्समेंट और ये दोनों रेनफोर्समेंट, ये 4 रेनफोर्समेंट मिल करके एक्स्ट्रा लोड बियर करने में हमको हेल्प किया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हुआ कि डेप्थ रिक्वायर्ड इन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम इज मच मोर, देयरफॉर वी प्रोवाइड compression reinforcement in compression zone। This helps in reducing the size of beam for a particular load। for a particular load। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ कि हम लोग कंप्रेशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए, सिंगल रेनफोर्समेंट डेप्थ ज़्यादा आ रहा था, ये हम लोगों को बीम का साइज रिड्यूस करने में हम लोगों का हेल्प किया। दिस इज डन व्हेन देयर इज लिमिटेशन ऑफ बीम साइजेस। जब हम लोगों के पास बीम के साइज़ का लिमिटेशन आ जाता है तब हम लोग सिंगली रेनफोर्स से डबली रेनफोर्स चूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप इस पूरे को लिख सकते हैं, ये जो हम टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं आप इस पूरे को लिख सकते हैं कि इसका हेडिंग क्या होना चाहिए। इसका हेडिंग होना चाहिए कि रीजंस वाई वी प्रोवाइड डबली रेनफोर्स्ड बीम, यही होगा ना। इसको हम यहाँ हेडिंग दे देते हैं, रीजंस फॉर providing doubly reinforced beam। ठीक है, तो टेक्निकल अगर हम लोग आंसर्स की बात करें तो वही आंसर्स है जो हम लोग नीचे अभी आपका लिखे हुए हैं कि क्या रीज़न है जिसके लिए हम लोग रेनफोर्समेंट डबली रेनफोर्स बीम जो है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अब कुछ की पॉइंट्स लिख लीजिए, नोट जो आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट कि डबली रेनफोर्स, जैसे सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में आपका स्टील का स्ट्रेस कितना होता था मैक्सिमम 0.87 FY, डबली रेनफोर्स में आपके स्टील का स्ट्रेस 0.87 FY नहीं पहुंचेगा
क्योंकि ये सॉरी जो ऊपर वाला स्टील है इसका आपका स्ट्रेस जो है कंप्रेशन रेनफोर्समेंट का ये 0.87 FY नहीं पहुंचेगा, ये उससे कम ही रहेगा हमेशा। क्योंकि जैसे ही ये बीम बेंड करेगा तो टेंशन वाले साइड में हम लोगों का इधर बॉटम साइड में टेंशन फोर्स आएगा, टेंशन फोर्स आएगा तो कंक्रीट तो कोई हेल्प करेगा नहीं, हम लोगों का स्टील हेल्प करेगा टेंशन फोर्स को लेने में। तो स्टील क्या होगा कि ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगा, उस समय तक में कंक्रीट में स्ट्रेस आपका कम रहता है। तो ये वाला स्ट्रेस कितना हो जाएगा 0.87 FY जब पहुंचेगा तो सेम उस समय पे ये वाला 0.87 नहीं पहुंच के हो सकता है 0.8 पहुंचेगा, 0.75 पहुंचेगा, 0.85 पहुंचेगा, इतना ही पहुंचेगा। इसका मतलब है हमेशा पहले डब्ल्यू रेनफोर्स में टेंशन वाला हम लोगों का रेनफोर्समेंट टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखना है स्ट्रेस इन कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट in doubly reinforced beam is always less than 0.87 FY। अब ये आपको हमेशा पता रहना चाहिए, ये याद रहेगा तो आपको याद रहेगा कि जब भी अब हम लोग बात करेंगे कॉम्प्रेशन, जब डबली रेनफोर्स में इस वाले इसके बात करेंगे कि लोड कितना ये वाला पोर्शन बियर कर सकता है, तो यहाँ पे आप सिग्मा इंटू ए लिखते हैं, P इज इक्वल टू सिग्मा के जगह पे आप क्या करते हैं, अभी तक हम लोग यूज़ कर रहे थे 0.87 FY और एरिया के जगह पे क्या यूज़ कर रहे थे AST, और इसी को हम लोग बोल रहे थे टेंशन फोर्स। ये वाला क्या हो रहा था, ये सिर्फ बॉटम वाले के लिए वैलिड हो रहा है। अब जब हम बोलेंगे कि टॉप वाले का भी ऐसा ही कोई वैल्यू निकालो, तो अगर हम इसको बोल दें कि कोई भी नाम दीजिए इसको, जैसे हम लोग मान लेते बोलते हैं सी रेनफोर्समेंट, कंप्रेशन फोर्स रेनफोर्समेंट कितना लेगा, तो ये हो जाएगा FSC इंटू ASC। FSC क्या है, सिग्मा है, सिग्मा मैक्सिमम कितना जा सकता है। हम आपको ये डायग्राम बना करके यहाँ पे ये FSC वैल्यू क्यों लिखे थे कि टॉप वाला जो स्टील है इसका कुछ स्ट्रेस होगा और ये 0.87 FY नहीं होगा, ये उससे कुछ कम ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे FSC इज ऑलवेज लेस देन 0.87 FY, लेस देन या इक्वल टू। अब ये इक्वल टू वर्ड लाए हैं तो कहीं ना कहीं आपको समझाएंगे कि इक्वल टू कब होगा। ठीक है, तो यही सिग्मा के जगह पे आप कंप्रेशन रेनफोर्समेंट की जब बात करेंगे तो FSC रखेंगे, एरिया के जगह पे जो स्टील आप ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं 2 है तो 2 का π/4 इंटू D स्क्वायर करेंगे, वो ASC हो जाएगा। अब ये FSC आपको पता नहीं है कि कितना है, 0.87 FY से कम है या इक्वल हो सकता है, लेकिन इसका IS कोड कुछ नहीं बताता है कि ये कितना होगा। IS कोड बोलता है कि ये तो लोडिंग के पैटर्न के हिसाब से डिसाइड होगा ना, कि बीम पे लोड पड़ेगा तो वो कितने स्ट्रेस में रहेगा, जब ये 0.87 पहुंचेगा तो ये उस समय कितना पहुंचा होगा, ये हम लोगों को कुछ निकालना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा कुछ कंडीशंस को कि मैक्सिमम कितना जा सकता है। तो हम लोग न्यूमेरिकल्स जो आगे करेंगे, हम आपको अभी इसलिए इसको ये 5 मिनट लेके इस पार्ट को समझाए क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम लोग डबली रेनफोर्स में निकालने क्या वाले हैं। सिंगली रेनफोर्स की तरह से सारी चीज़ें निकालेंगे जो जो रिक्वायर्ड हो सकता है। क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, B रिक्वायर्ड होगा, D रिक्वायर्ड होगा कैपिटल, फिर इफेक्टिव डेप्थ निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट जो AST निकालते थे वो निकालेंगे। अब डबली में हम लोग ASC भी निकालेंगे, और ASC निकालेंगे तो उस ASC में जैसे हम लोग इसको जब निकालते थे तो हम लोग सिंगली रेनफोर्स के फॉर्मूला में क्या लिखते थे, हम लोग यहाँ लिखते थे 0.87 FY AST लिमिट, अगर हम लोग T निकालते थे तो 0.87 FY हम लोग पहले ही मान लिए ना कि स्ट्रेस जो है 0.87 FY है। सेम हम जब बोलेंगे कि टॉप वाले रेनफोर्समेंट के लिए निकालिए, तो टॉप वाले रेनफोर्समेंट के लिए आपको पता नहीं है ना कि कितना है, तो वो भी आपको निकालना है। तो हम अब अगर आपको यहाँ पे लिखें कि टू फाइंड, क्या क्या हम लोगों को फाइंड करना है डबली रेनफोर्स्ड के केस में, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, साइज ऑफ बीम, ये हम लोगों को एक फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट। तीसरा उसके बाद होगा एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। अब ये ऐड हो जाएगा, इसको हम दूसरे कलर से लिख देते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। जो जो डबली रेनफोर्स में आपको अब फाइंड आउट करना है जो अलग है, जो पहले नहीं था, वो है एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट,
ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए, जब एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट निकाल रहे हैं तो इसका आपको स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील, जो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट है, रेनफोर्समेंट लिख रहे हैं तो रेनफोर्समेंट ही लिखते हैं, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। उसके बाद आपको निकालना होगा स्ट्रेन इन कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, ठीक है। फिर अब वापस आ जाते हैं कि हम लोग पहले क्या क्या निकालते थे, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते थे, ये भी निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग फिर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते थे, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी निकाल लेंगे। अब ये जो आपका डबली रेनफोर्स वाला जो ये पार्ट है ना, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा सा कम आता है, क्योंकि इसमें से आपको कुछ कॉन्सेप्ट बना सकता है। जैसे आपको एक ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा कि कंप्रेशन स्टील का आपका स्ट्रेस जो है वो कितना होता है, ग्रेटर देन 0.87 लेस देन 0.87 इक्वल टू 0.87। तो जनरल केसेस में आपका हमेशा HYSD बार के लिए पूछ देगा, तो HYSD बार के लिए हमेशा कम होता है, माइल्ड स्टील के लिए इक्वल होता है। तो आपको इक्वल माइल्ड स्टील के लिए पूछ सकता है, लेकिन माइल्ड स्टील आप कहीं कन्फ्यूजन में होता है ना कि स्टूडेंट सिंगली रेनफोर्स समझ के भी 0.87 पे तुक्का लगा देंगे, तो वो क्या होता है कि वो पूछेगा आपको HYSD बार के लिए, तो लेस देन 0.87 होता है। तो जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो वन लाइनर क्वेश्चन जिनके आते हैं, जैसे गेट लेवल के स्टूडेंट अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अगर आपके जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो है जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर जो आपके SSC JEE मेंस के लिए जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, वो सारे इन पूरे लेक्चर्स को देखें और ये डबली रेनफोर्स्ड को भी देखें, क्योंकि उनको क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये सारी चीज़ें हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये हम लोग फाइंड आउट करते थे सिंगली रेनफोर्स्ड में, सेम हो गया वहीं के जैसा। और ये हम लोगों को आया एक्स्ट्रा, ये हम लोग अभी फाइंड आउट करेंगे डबली रेनफोर्स्ड में। अब जो डबली रेनफोर्स का फॉर्मूला हम बनाएंगे ना, वो सिंगली रेनफोर्स के जैसा ही आपको दिखेगा। तो इसलिए आपको अब से यहाँ से जो भी फॉर्मूला आपका डिस्कस होगा ना, वो सब आपको आसान लगेगा, क्योंकि आप सिंगली रेनफोर्स पढ़ चुके हैं। आपको हम ये पूरा फॉर्मूला लिखे, हम इसमें कुछ वैल्यू ऐड और कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा वो कैसे किए क्यों किए, क्योंकि आपको 0.36 FCK भी XU कैसे आया ये समझ में आ गया। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को डेरिवेशन पूछता है तो आपको डेरिवेशन भी पता होना चाहिए, डिज़ाइन के स्टेप्स पूछ लेता है, आपको कॉन्सेप्ट पूछ लेता है कि हम लोग डबली रेनफोर्स सेक्शन प्रोवाइड क्यों किए, तो इस वजह से प्रोवाइड किए, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का डबली रेनफोर्स का वो स्टोरी जो हमको आपको डेरिवेशन करने से पहले बताना था। अब आ जाइए वापस इसी डायग्राम पे। अब यहाँ हम लोग क्या डिस्कस कर लिए थे अभी, इसको अब हम अभी दोबारा लिख देते हैं। अब आप इस पूरे स्टोरी को जो अब हम आपको एक्सप्लेन किए, अब आप उससे देखिए तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सिंगली रेनफोर्स में एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट जोड़ने के लिए उसका एक्स्ट्रा एक स्ट्रेन आया और उसका ही एक्स्ट्रा एक स्ट्रेस आया। अब आपको अभी लगेगा कि ये दोनों क्यों और कहाँ निकालना है, क्यों निकालना समझा दिए, कहाँ निकालना है अभी फॉर्मूला बनेगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब हम इस FSC को नहीं ध्यान दिए थे तो ये सिंगली रेनफोर्समेंट का था, तो सिंगली रेनफोर्स का जब था तो T बना था 0.87 FYST, C बना था आपका 0.36 FCK B XU। यहाँ तक आपका ये स्टोरी जो है क्लियर था। अब इस वाले डायग्राम में फिर से देखिए, ये वाला हम लोग किसके लिए कैलकुलेट करते थे, MU के लिए। सिंगली रेनफोर्स का जो हम लोग अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते थे उसको हम लोग क्या नाम देते थे, MU, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये सिंगली रेनफोर्स का अल्टीमेट मोमेंट का कैपेसिटी पहुंच गया इस साइज़ पे, फिर भी हमको साइज़ नहीं बढ़ाना है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा मतलब ये करना चाह रहे हैं, मतलब जो हम लोगों का एक्स्ट्रा लोड आ रहा है उसके वजह से एक्स्ट्रा मोमेंट आ रहा है, तो एक्स्ट्रा मोमेंट आ रहा है तो उसके लिए हम इसी सेक्शन में एक्स्ट्रा स्टील दे रहे हैं। इसका मतलब है कि ये वाला जो मेरा वैल्यू है, ये मेरा MU लिमिट पहुँच गया है। अंडर रेनफोर्स सेक्शन होते होते बैलेंस सेक्शन तक पहुंचा। अब बैलेंस सेक्शन के वैल्यू से ज़्यादा हम इसमें प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, तो मेरा ये वाला जो भी 3 रेनफोर्समेंट निकला था ये आपका सिंगली रेनफोर्स वाले कॉन्सेप्ट से निकला था। हम लोग अभी यही चीज़ जो 2-3 लेक्चर पहले यही डिस्कस करके आए हैं कि हम लोग जो ये फॉर्मूला में सब कुछ निकाल रहे हैं, इसमें जो हम लोगों का ये वैल्यू निकल रहा है, ये वैल्यू हम लोगों का जो 3 रेनफोर्समेंट AST आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, MU लिमिट के लिए आ रहा है। बैलेंस सेक्शन इसको मान लेते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बैलेंस सेक्शन।
बैलेंस सेक्शन हो गया मेरा। अब बैलेंस सेक्शन में भी हम अब कुछ एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट ऐड करके, नीचे सिर्फ ऐड करते तो ये हो जाता ओवर रेनफोर्स्ड, यही हो रहा था ना। अगर हम लोग सिर्फ नीचे और रेनफोर्समेंट ऐड कर देंगे तो एक्सयू ज़्यादा आ जाएगा एक्सयू लिमिट से, तो हम लोग बोलेंगे ओवर रेनफोर्स्ड, तो IS कोड अलाउ ही नहीं कर रहा था। तो हम लोग क्या किए कि ये 2 नीचे करके 2 ऊपर कर दिए, तो मेरा CG कहाँ रहेगा, एक्सयू बराबर एक्सयू लिमिट पे ही रहेगा ना। अगर यहाँ पे एक्सयू बराबर एक्सयू लिमिट आ चुका था, आप नीचे 2 सेम डायमीटर का स्टील देके ऊपर 2 सेम डायमीटर का दे देंगे, तो आपका इसमें कोई भी तो CG में चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है कि आप अभी भी इसको क्या बना के चल रहे हैं, बैलेंस्ड ही बना के चल रहे हैं। लेकिन अब बैलेंस बनाए हुए हैं इसको अब आप इसको किसका बैलेंस बना दिए, अब डबली रेनफोर्स का बैलेंस बना दिए, क्योंकि अब यहाँ भी स्टील है, यहाँ भी स्टील है। तो ले दे के आपका जो सेक्शन बना वो ये बना, ये वाले का जो अब जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा वो MU कहलाएगा, क्योंकि अब आप डबली रेनफोर्स पढ़ रहे हैं ना। तो अब अगर आप ये बीम डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसका भी तो एक मैक्सिमम लिमिट होगा, तो वो मैक्सिमम लिमिट MU कहलाएगा। अब वो अगर अंडर रेनफोर्स नहीं होकर बैलेंस्ड होगा तो MU लिमिट कहलाएगा। ये MU लिमिट किसके लिए था, सिंगली रेनफोर्स्ड के लिए, प्लस ये इमेजिनरी था, तो मतलब हम लोग प्लस कुछ समथिंग किए तो हम लोगों का आ गया MU। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो मोमेंट है ये मेरा MU माइनस MU लिमिट वाला वो एक्स्ट्रा वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला वैल्यू आ गया मेरा 100, इसमें हम मान लीजिए 10 ऐड किए तो ये टोटल MU कितना बन गया, 110 बन गया। तो अगर हमको ये 100 पता है, ये 110 पता है, क्योंकि इन दोनों का मेरे पास फॉर्मूला बनेगा आगे, ये 100 का सिंगली रेनफोर्स में करके आए आप, ये 110 अभी आप निकाल लीजिएगा। तो कोई अगर आपको पूछेगा कि ये एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट कितना मोमेंट रेजिस्ट करने के लिए आया है, तो इसको देख करके तो आप समझ जाएंगे ना कि ये 10 किलोन्यूटन मीटर का मोमेंट को ये एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट एडजस्ट करेगा। बाकी 100 को ये कर रहा था सिंगली रेनफोर्स में, ये दोनों मिला देंगे तो टोटल 110 ये करेगा। इसका मतलब है कि ये अगर अब से जब भी हम डबली रेनफोर्स्ड में MU की बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम डबली रेनफोर्स्ड का मोमेंट निकालने की बात कर रहे हैं। अगर हम MU लिमिट बोलेंगे तो इसका मतलब है कि डबली रेनफोर्स्ड में जब MU लिमिट पहले हम निकाल रहे हैं तो हम सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन का ये एक्चुअल डायग्राम का निकाल रहे हैं। और जब भी हम MU माइनस MU लिमिट दिखेंगे आप समझ जाएंगे कि ये एक्स्ट्रा वाले सेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ जो हम लोगों का C आ रहा था वैल्यू 0.36 FCK BXU, ये किसका आ रहा था, ये हम लोगों का कंक्रीट का आ रहा था, क्योंकि सिंगली रेनफोर्स में यहाँ पे कोई स्टील ही नहीं था। अब उसके बाद जब हम यहाँ पे स्टील प्रोवाइड कर दे रहे हैं तो इस स्टील का भी हम आपको समझाए कि इस तरह से एक एरो और आएगा और ये कहलाएगा CS, ये कंप्रेशन कंक्रीट का था, अब ये स्टील का आएगा। ये हम अभी आपको बना के दिए थे कि ये होगा FSC इंटू ASC, यही निकलेगा। ये भी तो वही चीज़ है ना, ये FSC और B इंटू XU क्या है, एरिया है। तो ये स्ट्रेस ये एरिया, यहाँ भी ये स्ट्रेस ये एरिया। इसका मतलब है ये दोनों को हम ऐड करेंगे CC और CS को, तब जाके मेरा डबली रेनफोर्स में ये रेड वाला जो हम C मार्क किए थे ये वाला उसके बाद जा करके बनेगा। इसको यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि इसका काम है नहीं, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए हम लिख रहे हैं कि डबली रेनफोर्स में अब जब आप C की बात कर रहे हैं तो ये C इज इक्वल टू CC प्लस CS होने वाला है। पहले सिर्फ CC था कंक्रीट का, अब ये स्टील की वजह से उसका भी इम्पैक्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हम लोगों का यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है फॉर सिंगली रेनफोर्स्ड, तो हम लोग लिखे थे कि C इज इक्वल टू इसको अब CC बोल देते हैं, CC इज इक्वल टू 0.36 FCK BXU। अब फॉर डबली रेनफोर्स्ड, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका डेरिवेशन वाला पोर्शन। फॉर डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन अब यहाँ पे हम लोगों का C इज इक्वल टू CC प्लस CS हो जाएगा। ठीक है, अब T के जगह पे क्या होगा, जब आप यहाँ के लिए बात कर रहे थे T का, तो आप निकाल रहे थे T इज इक्वल टू 0.87 FY AST, यही वाला स्टील को हम लोग क्या नाम दिए थे, AST। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, इमेजिनरी सेक्शन और जोड़ रहे हैं। अब ये वाला सेक्शन भी आप जोड़ रहे हैं, इसमें भी आप 2 स्टील दे रहे हैं। तो हम अगर इसको नाम दे दें, इन तीनों स्टील को अगर हम एक नाम दे दें AST, इसका नाम दे देते हैं 1, और इन दोनों स्टील को अगर हम एक नाम दे दें, इसको नाम दे दें AST 2, तो हम इस टोटल यहाँ पे जितना भी आपको स्टील आ रहा है इसको हम बोल सकते हैं, अगर हम इसको AST बोलते हैं तो ये AST क्या है, AST 1
प्लस AST2 है। इन दोनों को 3 + 2 को जोड़े तभी तो 5 रेनफोर्समेंट हुआ। तो 3 रेनफोर्समेंट AST1 था, 2 रेनफोर्समेंट AST2 था। अब से डबली रेनफोर्स्ड में AST जो बोला जाएगा वो आपको डबली रेनफोर्स सेक्शन के लिए बोला जाएगा, और जब भी आपको सिंगली रेनफोर्स्ड के लिए AST की बात करनी है उसको AST आप 1 बोलेंगे। सिंगली रेनफोर्स जब पढ़ रहे थे तो वहाँ AST था, क्योंकि वहाँ एक ही टाइप का स्टील था ना। अब यहाँ 2 टाइप का स्टील आ गया है, तो इसको हम लोग AST1 और AST2 बोलेंगे, ठीक है। तो अब अगर हमको यहाँ पे डबली रेनफोर्स का हम ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हमको स्ट्रेस का वैल्यू लिखना है, हम अगर 0.87 FY AST लिखे हैं तो आप कह सकते हैं कि अब AST मेरा कौन सा है, ये डबली रेनफोर्स सेक्शन में जो यहाँ पे हम टोटल 5 बार प्रोवाइड किए हैं उसका। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.87 FY AST1 + AST2 हो सकता है। हम आपको समझा दिए कैसे हो सकता है। तो T का जो वैल्यू है ये हो जाएगा इसमें 0.87, या इसको हम इस तरह से पहले लिख देते हैं, अभी हम एक जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं। T = T1 + T2, ठीक है। अब इसको एक एक करके हम सारे को नाम दे देते हैं। CC = 0.36 FCK BXU, CS = FSC × ASC, T1 = 0.87 FY AST1, T2 = 0.87 FY AST2, ठीक है। अब ये सारा वर्ड का आपको यहाँ जो वैल्यू हम ये चारों लिखे हैं ये आपको मिल गया। अब एक छोटा सा बात और सोचिए कि जब आप कोई एक सेक्शन बना रहे हैं, ये आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इस वाले को हम डिलीट कर देंगे, इसलिए अभी पहले आप यहाँ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, बॉटम में आप स्टील प्रोवाइड किए कुछ, ठीक है। टॉप में जब आप स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अभी जब आप स्टील नहीं प्रोवाइड किए हैं तो कोई आपको अगर कहे कि यहाँ पे कितना एरिया है, तो आप कहेंगे ये B × ये वाला एरिया को आप बोल रहे हैं XU, यहाँ तक के हाइट को, तो आप कहेंगे कि इस जोन में B × XU हमारा कंक्रीट है, ठीक है। अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं कि हम यहाँ पे 2 स्टील ऐड कर रहे हैं और स्टील का डायमीटर 20 mm है, अब हम आपको पूछेंगे कि यहाँ पे कंक्रीट कितना है, तो आप क्या कहेंगे कि जो B × XU ये तो मेरा कंक्रीट था, लेकिन यहाँ पे 2 स्टील जो आप प्रोवाइड किए, तो जब आप इसमें 2 स्टील रखे तो उतने दूर का वो उतना जो टोटल कंक्रीट था वो तो बाहर हो गया, क्योंकि इसी रेक्टेंगुलर B × XU में पूरा कंक्रीट था। अब कंक्रीट के जगह पे रेनफोर्समेंट आ गया है तो उतना कंक्रीट भी तो हटेगा, तो इफेक्टिव कंक्रीट अब कितना बचा इसमें, तो B × XU - ASC यही बचा, क्योंकि B × XU आपका टोटल कंक्रीट का एरिया था। ASC एरिया ऑफ स्टील जितना प्रोवाइड किए उतना ही तो कंक्रीट रिप्लेस करेगा ना, वो जितना उसका एरिया होगा, वॉल्यूम होगा, उतना ही रिप्लेस करेगा। तो अभी हम क्रॉस सेक्शन की बात करें, हम सिर्फ एरिया की बात किए, पूरा लेंथ का लेंथ भी कैलकुलेट कर लेते तो वो वॉल्यूम हो जाता। तो हम लोग लेंथ की बात करते ही नहीं है, क्रॉस सेक्शन की भी बात कर रहे हैं। जितना लेंथ होगा फॉर्मूला में L रहता ही है, L से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस क्रॉस सेक्शन में ये π/4d² इसका एक एरिया होगा, इंटू 2 करेंगे तो ये दोनों मिला के क्या आएगा, ASC आएगा। तो B × XU जो इसका एरिया है उसमें से ये एरिया माइनस हो जाएगा। अब अगर हम उस फॉर्मूला में जाएँ जहाँ ये वाले में 0.36 FCK BXU, और अब हम आपको बोलेंगे टोटल C बताइए, तो आप टोटल C क्या लिखेंगे, CC + CS, ये टोटल कॉम्प्रेसिव जोन का आपको लोड होगा। अब ये लोड निकाल रहे हैं तो हम सिग्मा × A करते हैं, तो सिग्मा हम लोगों का ये वाला वैल्यू होता है, A हम लोगों का ये वैल्यू होता है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 0.36 FCK BXU, ये हम लोगों का हो गया कंक्रीट वाला, प्लस हम उसमें अब स्टील भी ऐड कर दिए, तो स्टील का स्ट्रेस है मेरा FSC × एरिया है स्टील का ASC। लेकिन अब क्योंकि हम कंक्रीट भी जहाँ पे स्टील लगाए वहाँ पे कंक्रीट भी तो निकाल दिए, तो उसका अब हम लोगों का कंक्रीट का स्ट्रेस मैक्सिमम कितना होता है, 0.446 FCK, और कितना कंक्रीट निकाले, जितना एरिया ऑफ स्टील दी है, इसका मतलब है × ASC। अब ये हम लोगों का C का फॉर्मूला होना चाहिए। इसी को अगर हम लोग लाइट टर्म्स को एक तरफ कर दें तो ये हो जाएगा 0.36 FCK BXU प्लस दोनों में ASC कॉमन है तो ASC कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा FSC - 0.446 FCK
इंटू जो कॉमन लिए थे हम लोग ये ASC। ये बन गया मेरा अब फॉर्मूला C के लिए। अब आपका यहाँ से पहला फॉर्मूला आना शुरू हो गया। डबली रेनफोर्स के केस में जब आपको कोई बोलेगा कि कॉम्प्रेसिव फोर्स कितना आ रहा है, तो सिंगली रेनफोर्स में आप बताते थे 0.36 FCK BXU। इसमें ऐड कर दीजिए स्टील वाला ये वाला कॉन्सेप्ट, माइनस कर दीजिए जितना आप कंक्रीट निकाले हैं। फॉर्मूला नहीं याद रहता है, ये कहानी याद रखिए, इसलिए आपको इतना डिटेल में तोड़ के समझाया इतनी देर से। एक फॉर्मूला निकालने के लिए, ये निकालने के लिए हमको वो पूरा स्टोरी आपको समझाना पड़ा। अगर अब आपको चीज़ें बहुत जल्दी अगर आप कैच कर लेते हैं तो ये फॉर्मूला आपके लिए बन गया बहुत ही आसान। आप इसको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। नहीं याद हो रहा है, इस कहानी को समझ लीजिए, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं तो इस फॉर्मूला को तो याद रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है इसमें से आपको कहीं ना कहीं से एक निकाल दे, ठीक है। हो सकता है फॉर्मूला ही आपको ऑप्शन में दे दे और बोल दे कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। तो ये फॉर्मूला को बहुत तरीके से लिखा जा सकता है। एक तरीका अब क्या है, ये आपका 0.446 FCK क्या है, स्ट्रेस है, कंक्रीट का स्ट्रेस है। तो अब जैसे हम लोग ये FSC वैल्यू को भी क्या किए, स्ट्रेस के लिए यूज़ किए। एक टर्म दिए हम लोग, यहाँ पे कोई वैल्यू लिख सकते थे 0.8 FY, 0.85 FY। हम लोगों को पता नहीं है इसलिए हम उसको यहाँ पे एक एक्स टर्म दे दिए। एक्स टर्म का नाम क्या दिए, क्योंकि एक्स यूज़ करते हैं तो बहुत जगह पे एक्स आता है, XU में भी एक्स आता है, तो कन्फ्यूज़न हो जाता, इसलिए हम लोग क्या किए, F यूज़ किए स्ट्रेस के लिए। अब स्ट्रेस इन स्टील, S से स्टील हुआ, C से हो गया कॉम्प्रेशन जोन का। उसी तरह से अगर हम एक वर्ड यूज़ करें FCC, इसका मतलब आप निकालिएगा तो क्या निकलेगा, स्ट्रेस इन कंक्रीट इन कॉम्प्रेशन। तो स्ट्रेस इन कंक्रीट इन कॉम्प्रेशन क्या होता है, 0.446 FCK ही तो होता है, हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर इस वैल्यू को अगर हम रिप्लेस करें, ये भी आप ऐसे याद रख लीजिए क्योंकि ये होता है बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न इसमें, ठीक है। अब अगर हम इसी फॉर्मूला, इसी वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करें तो C का फॉर्मूला मेरा ये भी तो बन सकता है 0.36 FCK BXU प्लस FSC माइनस FCC, इस पूरे को हम FCC लिख दिए, इंटू ASC। ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया और ये भी आपका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आपके ये दो फॉर्मूलाज जो हैं अब आपको निकल करके आ गए। अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि अगर आपको C निकालने कहा गया तो आपको 0.36 वैल्यू है पता है, आपको FCK क्वेश्चन में रहता है, B आपको पता है, XU आप निकाल सकते हैं, FCC आपको 0.446 FCK होता है आपको पता है, ASC मान लेते हैं कि आपको पता है। आपको FCC ही एक ऐसा टर्म है जो कि डायरेक्टली भी अगर कोई दे देता है तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये दिया कहाँ से। ASC तो चलो आप डिसाइड किए कि 2 स्टील देंगे 20 mm का, तो पता चल गया ASC कितना है। FCK ग्रेड ऑफ कंक्रीट आप डिसाइड करना चाहते हैं। ये FSC आपके स्टील जो टॉप वाला स्टील है ये कितने स्ट्रेस में रहेगा, ये आपको कैसे पता। तो आप इसका एक डायरेक्ट वैल्यू तो बता नहीं सकते हैं। FSC स्ट्रेस है, किस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेन पे डिपेंड करेगा। तो FSC आपका डिपेंड करेगा आपका स्ट्रेन के ऊपर, क्योंकि स्ट्रेस है तो स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी हम आपको एक डेरिवेशन कराएंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्ट्रेन डिपेंड करेगा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर। और डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का जब आपको हम डेरिवेशन कराएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो डिपेंड करेगा आपको वापस से स्ट्रेस के ही ऊपर। मतलब ये भी अब आपको एक साइक्लिक प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो अभी इस पे पहले मत जाइए, पहले अब हम आपको एक एक करके, पहले हम आपको इसका FSC का आपको हम ये XU का हम आपको पहले डेरिवेशन करा देते हैं। XU का डेरिवेशन करा देंगे तो फिर आपको उससे समझ में आ जाएगा कि FSC पे ये कैसे डिपेंड करता है। आपको C का ये वाला फॉर्मूला मिल गया। T के लिए हम आपको एक सिंपल 1 लाइन में फॉर्मूला अगर लिख दें कि T इज इक्वल टू 0.87 FY AST, और यहाँ पे AST आपको पता है कि AST बराबर AST1 प्लस AST2 है, तो ये भी आपको एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब आपके पास टोटल C आ गया और टोटल आपके पास T आ गया, ठीक है। तो C ये वाला वैल्यू ले लेंगे अभी और T ये वाला वैल्यू ले लेंगे। अब यहाँ पे से हम लोग अगर C इज इक्वल टू T कर देते हैं कि वी नो, उसके C इज इक्वल टू T करना है हम लोगों को। C का वैल्यू आ गया 0.36 FCK BXU प्लस FSC माइनस FCC इंटू ASC इज इक्वल टू T के जगह पे आ गया आपका 0.87 FY AST।
अगर हम कहेंगे कि हमको ये एक्स यू का वैल्यू जानना है तो पहले इस प्लस वाले टर्म को इधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, फिर इस टोटल मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड में ले आएंगे। हम इसको अरेंज कर देते हैं, तो हमको जब अगर एक्स यू निकालना है तो ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.87 FYAST माइनस FSC माइनस FCC, ये ब्रैकेट में है, इंटू ASC। ये सारा इधर आ गया। अब ये टोटल मल्टीप्लिकेशन वाले को हम डिवाइड कर देते हैं। ये आपका 0.36 FCKB, ये फॉर्मूला बन गया हम लोगों का एक्स यू का, और यही हम लोग यूज़ करेंगे डबली रेनफोर्स्ड के केस में। जब भी आपको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को निकालने के लिए आपको 0.87 चाहिए, मिल गया। FY मिल जाएगा, AST मिल जाएगा, FSC नहीं मिला, FCC 0.446 FCK होता है, मिल जाएगा, ASC मिल जाएगा, FCK मिल जाएगा, B मिल जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि XU किस पे डिपेंड किया, FSC पे डिपेंड किया। अगर आपको FSC पता चल जाएगा तो आप XU निकाल सकते हैं। FSC हम लोगों का हर जगह अननोन है। FSC किस पे डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेन पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, XU निकालना है तो FSC चाहिए था, अब FSC निकालना है तो हमको एप्सिलॉन SC चाहिए स्ट्रेन। तो हम लोग अब स्ट्रेन का एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं। अगर स्ट्रेन का फॉर्मूला में कोई सॉल्यूशन होगा तो पता चल जाएगा, लेकिन हम लोगों को पता है कि स्ट्रेन भी आपका XU पे आकर के ही डिपेंड करने वाला है। कैसे आप इसको निकालेंगे ये समझिए। ये वाला डायग्राम को हम कॉपी करके ले चलते हैं। ये मेरा वो आपका स्ट्रेन डायग्राम था। अब इस स्ट्रेन डायग्राम में देखिए कि अगर हम लोग एप्सिलॉन SC निकालना चाहते हैं तो ये वाला वैल्यू है मेरा एप्सिलॉन SC। हमको ये वाला वैल्यू पता है 0.0035, और ये वाला भी हमको हाइट जो है ये हमको पता है कि इसको हम बोलते हैं XU। इसका मतलब है कि अगर हम सिमिलर ट्रायंगल देखें तो हमको 1, 2 और ये 3 इन्फॉर्मेशन पता है, सिर्फ ये वाला हाइट हमको नहीं पता है। इसको हम बोल देते हैं XU माइनस D डैश, क्योंकि ये टॉप से D डैश हाइट पे था। इसका मतलब है कि अभी आपके पास चारों वैल्यू मिल गया है। इसमें से अननोन क्या है, एप्सिलॉन SC, क्योंकि XU आपको पता चल सकेगा, D पता चल सकेगा, XU माइनस D डैश कर देंगे, ये 0.0035 है। तो अगर हम इस सिमिलर ट्रायंगल रूल लगाएं, अप्लाइंग सिमिलर ट्रायंगल रूल, तो इसमें हम लोगों का क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन SC डिवाइडेड बाई XU माइनस D डैश इज इक्वल टू 0.0035 डिवाइडेड बाई XU, ये वाला परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई ये वाला बेस इज इक्वल टू ये वाला परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई ये वाला बेस। यही हो गया सिमिलर ट्रायंगल का। अब हमको एप्सिलॉन SC निकालना था, हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एप्सिलॉन SC इज इक्वल टू 0.0035 इंटू XU माइनस D डैश, ये ऊपर आ गया, और ये पूरा डिवाइडेड बाई XU है। तो हम पूरे के डिवाइड नहीं लिख करके हम सिर्फ यहाँ भी डिवाइड लिख दें तो थोड़ा सा आपको याद रखने में आसानी होगा, ठीक है। ये हम लोगों का हो गया फॉर्मूला। ये एक्चुअली थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसको इरेज करके सीधा कर देते हैं, ठीक है। इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। अब ये मेरा बन गया एप्सिलॉन SC का फॉर्मूला। अब ये एप्सिलॉन SC प्योरली किस पे डिपेंड कर रहा है, XU के ऊपर। तो इसका मतलब है कि यही जो साइक्लिक प्रॉब्लम हम डिस्कस किए थे कि XU निकालना है तो FSC चाहिए, FSC निकालना है तो एप्सिलॉन SC चाहिए, एप्सिलॉन SC निकालना है तो वापस से हम लोगों को XU ही चाहिए। इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगा नहीं। तो ऐसे जब सॉल्व नहीं होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड आपका आने वाला है। अब आपको कोई एक वैल्यू पहले एज्यूम करना होगा और फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली आप 2-4 वैल्यू निकालेंगे। जहाँ पे सारे वैल्यूज़ आपके कन्वर्ज हो जा रहे होंगे, लगभग सिमिलर रिजल्ट देने लगेंगे, वहाँ पे हम लोगों का फाइनल कोई एक वैल्यू हम लोगों का आ जाएगा, ठीक है। अब आप चाहे तो इसको XU को निकाल सकते हैं, चाहे आप XU को एज्यूम कर लीजिए, चाहे आप FSC को एज्यूम कर लीजिए। जो भी दोनों में से चीज़ों को आप एज्यूम कीजिएगा, कोई एक तो फाइनल रिजल्ट ट्रायल एंड एरर से दे देगा, और जहाँ पे सारे वैल्यूज़ कन्वर्ट होने लगेंगे वो फाइनल हो जाएगा। अगर आप XU एज्यूम कर रहे हैं तो XU फाइनल मिल जाएगा, उसके वजह से आप FSC निकाल लीजिए। अगर आप FSC एज्यूम कर रहे हैं तो FSC का कोई वैल्यू मिल जाएगा, उसको यूज़ करके आप XU निकाल सकते हैं। डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन में सिर्फ यही चीज़ इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, कि आपको ये वाला प्रॉब्लम समझना है। ये आएगा हर एक न्यूमेरिकल में आएगा, और जब हर एक न्यूमेरिकल जब तब तक आएगा जब तक आपको कोई एक वैल्यू क्वेश्चन में साथ में गिवन ना दे दे।
तो अब आपको किस तरह के, जब इसलिए तो हम आपको बोले कि जब आप सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, अगर आप डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर में डबली रेनफोर्स्ड पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको ये साइक्लिक प्रॉब्लम होगा ही होगा, क्योंकि कोड चाहता है या आपको एग्जामिनर चाहता है कि आपको पूरी चीज़ें जो है वो आप समझ करके उसको सॉल्व करें, ट्रायल एंड एरर मेथड भी करके दिखाएं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना कुछ करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको जहाँ जहाँ पे हम स्टार मार्क कर रहे हैं, बस आपको वो फॉर्मूलाज याद होना चाहिए, क्योंकि इन सब से 1 मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ पूछ लेगा इसका कोई आइडिया नहीं है। वो किसी भी चीज़ को पूछ सकता है कि स्ट्रेन इन कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट इज, और आपको हो सकता है एक्स यू का वैल्यू दे देगा, डी डैश का वैल्यू दे देगा। आपको चाहेगा वो कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसमें पुट करके वैल्यू निकाल पाइएगा। अगर कैलकुलेटर वाला एग्जाम नहीं है तो वो आपको इतना कैलकुलेशन देना नहीं चाहेगा, वो आपको डायरेक्टली ऑप्शन में इस तरह से 4 फॉर्मूला बता देगा, किसी में ये नीचे कर देगा, ये ऊपर कर देगा, किसी में डी डैश को प्लस कर देगा, किसी में ये पूरे टर्म को नीचे कर देगा, ऐसे करके 4 ऑप्शन बना देगा, एक जैसा दिखेगा और कन्फ्यूज़न होगा कि इसमें से एप्सिलॉन एससी का फॉर्मूला कौन सा है। तो आपको फॉर्मूलाज ये जितने भी हम बॉक्स में बना रहे हैं, स्टार बना रहे हैं, ये सारे आपको याद रखने हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को। अब बाकी कॉलेज वाले गोइंग स्टूडेंट को तो ये टोटल प्रोसेस समझ में आना चाहिए। अगर न्यूमेरिकल पूछा तो समझ में आ जाएगा कि ये साइक्लिक प्रॉब्लम होने वाला है डब्ल्यू रेनफोर्स में। अगर डेरिवेशन पूछा तो ये डेरिवेशन तो हम लोग कर ही रहे हैं साथ साथ। अगर आप ऐसे ही नॉलेज लेने के लिए ये सीरीज़ देख रहे हैं, आपको ये टोटल आरसीसी का क्लियर नॉलेज चाहिए, तो सब कुछ इसमें कवर हो ही रहा है। बीटेक के स्टूडेंट, डिप्लोमा के स्टूडेंट, सबके लिए यही कॉमन है, क्योंकि आरसीसी में है ही यही। और अगर एग्जाम में पूछता है किसी को तो यही पूछता है। इसमें कोई अलग अलग लेवल नहीं है कि डब्ल्यू रेनफोर्स डिप्लोमा पे अलग पढ़ाएंगे और बीटेक में अलग पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों का स्ट्रेन निकल गया। अब अगर हम एक पेज पे सारे फॉर्मूलाज को अगर हम एक जगह पे लिख दें तो हम अभी तक क्या निकाले, डब्ल्यू रेनफोर्स के केस में लिख रहे हैं, हम निकाले डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे फॉर्मूलाज तो कॉमन है। जैसे अगर लिमिटिंग डेप्थ निकालना है तो लिमिटिंग डेप्थ का वही फॉर्मूला जो हम आपको पहले लिखा है सिंगली में, वही डब्ल्यू में भी यूज़ होगा। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उतना ही चीज़ लिख रहे हैं जितना ज़रूरत है। एक्स यू इज इक्वल टू 0.87 FY AST माइनस FSC माइनस FCC इंटू ASC डिवाइडेड बाई 0.36 FCK B। ठीक है, दूसरा हम लोग निकाले आपका C और T का फॉर्मूला, कंप्रेशन फोर्स। अभी ये फॉर्मूला निकालना कंप्लीट नहीं हुआ है, फॉर्मूला अभी आपका नेक्स्ट वाले क्लास में अभी और चलेगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, लेकिन अभी तक जो निकाले हैं उसको समराइज कर दे रहे हैं। सी हम लोग निकाले 0.36 FCK B XU प्लस आपका FSC माइनस FCC इंटू ASC। टेंशन फोर्स हम लोग निकाले, ये वाला जो शीट है एक्चुअली ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट्स को काम आएगा कि वो एक जगह पर वो सारा फॉर्मूला मिलेगा, वो रीड करेंगे, उनका टाइम बहुत ज़्यादा किल नहीं होगा और वो आगे बढ़ जाएंगे। 0.87 FY AST, इसी को हम लोग दूसरा भी लिख सकते हैं, ये है 0.87 FY AST1 प्लस AST2। ठीक है, चौथा नंबर हम लोग निकाले स्ट्रेस। अच्छा, स्ट्रेस का तो कोई फॉर्मूला हम लोग निकाले नहीं, स्ट्रेस का तो निकालेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। स्ट्रेन इन कंप्रेशन स्टील, इसको हम लोग क्या बोले, एप्सिलॉन बोले, एप्सिलॉन SC। ये क्या निकाले, 0.0035 इंटू XU माइनस D डैश डिवाइडेड बाई XU। ठीक है, हम लोग स्ट्रेन निकाल लिए, XU का फॉर्मूला निकाल लिए, C और T निकाल लिए, बस ये सारी चीज़ें हम लोग आज के क्लास तक में यहाँ पे निकाले हैं। ठीक है, अब हम लोगों का बचता है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, और अभी भी हम लोग एप्सिलॉन SC निकाले, XU निकाले, अभी FSC नहीं निकाले। FSC कैसे निकलता है ये नेक्स्ट वाले क्लास में बताएंगे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। छोटा ही क्लास होगा, बस बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं बचा है उसमें, वो डिस्कस कर लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग फिर डब्ल्यू रेनफोर्स का भी न्यूमेरिकल कर लेंगे।
कुछ डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट्स आपको कल वाले लेक्चर में ही हम आपको समझा देंगे। तो ओवरऑल जो थ्योरी पार्ट होगा वो कल कवर करके नेक्स्ट वाले पार्ट से हम लोग न्यूमेरिकल में आएंगे। फिर हम लोगों का बीम कंप्लीट हो जाएगा, सिंगली रेक्टेंगुलर बीम जो सिंगली रेनफोर्स और डबली रेनफोर्स हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कि बीम हम लोग 2 तरीके का पढ़ेंगे, सिंगली और डबली। तो ये सारे लेक्चर्स अब आपको देखिएगा कि आपके छोटे छोटे लग रहे हैं। डबली रेनफोर्स 2 लेक्चर में खत्म हो गया, क्योंकि फर्स्ट सिंगली रेनफोर्स को हम इतना एक्सप्लेन कर दिए हैं कि अब दोबारा किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप वापस से सिंगली रेनफोर्स वाला वीडियो खोल करके वापस से उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि कहाँ से आया है। ठीक है, तो हम अपने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको आरसीसी स्ट्रक्चर का ओवरऑल एक आइडिया समझा दें कि कैसे होता है। ठीक है, आपको जो पुरानी चीज़ें नहीं भी आती हैं तो आप बस अभी जो लेक्चर देख रहे होंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जा रही होंगी जो अभी तक शायद नहीं भी हुई होगी। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में, ऑब्जेक्टिव वगैरह में डाउट आता है तो आप टेलीग्राम पे, आप व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, और वहाँ पे हम आपको जैसे ही फ्री रहेंगे, आप उस समय फ्री रहे तो हम तुरंत एक्सप्लेन कर देंगे आपको कि ये क्यों पॉसिबल आंसर हुआ। जो अब आप कोर्स लिए हैं तो आपको हमसे जितने भी गाइडेंस की ज़रूरत है इस सब्जेक्ट के लिए आपको वो टोटल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर भी पसंद आया होगा, आपको डबली रेनफोर्स सेक्शन आराम से समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।